Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। इसके पहले हम आगे बढ़े, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हम लाए हैं आप सभी के लिए मैपिंग सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, पीएससीज, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। सो व्हाट यू कैन डू, आप हमेशा हर बार इस पर्टिकुलर सेक्शन के डिस्कशन के एंड में मैपिंग यहाँ पर देख सकते हैं। For that you can download our PDF from our Telegram channel which is the Rouse Academy official, जिसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी इस पूरे डिस्कशन को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल के बारे में। विजयंतिमाला, चिरंजीवी, हरमुज़जी, एन कामा, इन सभी को मिला है पद्म अवार्ड फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट। देखिए, पद्म अवार्ड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक साल अनाउंस कर दिए जाते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी पे। इनको शुरुआत की गई थी इनकी 1954 में, राइट। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिए, 1954 में इनकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कहे जाते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी भी व्यक्ति के अचीवमेंट को लेकर। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, जहां पर उन्होंने पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूजुअली 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण का फॉर एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको पहली कैटेगरी देखने मिलेगी। दूसरा आपको पद्म भूषण कैटेगरी देखने मिल जाएगी, जो कि डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है, और साथ ही पद्मश्री, जो कि डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। जहां हम बात करें तो पद्म विभूषण, चूंकि इसका नाम सबसे बड़ा है, तो यही सबसे हाईएस्ट ऑर्डर भी माना जाता है पद्म सीरीज की हायरार्की में, फॉलोड बाय अगर हम बात करें तो पद्म भूषण, और सबसे बाद में पद्मश्री आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो अवार्ड है ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज जैसे आर्ट हो, सोशल वर्क हो, पब्लिक अफेयर हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, उसका रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, सेक्स क्या है, सभी लोग यहाँ पर इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। पद्म अवार्ड कमेटी यहाँ पर होती है, जो कि रिकमेंड करती है इन सारे अवार्ड्स को, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्रत्येक साल भारत की जो प्रेसिडेंट होते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में यहाँ पर इस अवार्ड को देते हैं। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो आपको अलग अलग क्षेत्र के फेमस लोग, एक्टर विजयंतिमाला बाली को यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें लद्दाख के स्पिरिचुअल लीडर टोंगदा रिंगचुपो, इनको भी यहाँ पर यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तमिल एक्टर विजयकांत की अगर हम बात करें तो इन दोनों को यहाँ पर पोस्टमसली यहाँ पर दिया है। बीजेपी लीडर ओ राजगोपाल को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ऐसे आपको बहुत सारी सीरीज देखने मिलेगी जहाँ पर अलग अलग लोगों को यहाँ पर ये अवार्ड्स दिए गए हैं, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट एम फातिमा बीवी की बात करें, जो फर्स्ट वुमेन जज थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की। साथ ही अगर आप बात करें मुंबई समाचार ओनर हरमुज़जी एन कामा, इनकी बात करें तो ये प्रोमिनेंट पर्सन रहे हैं जिनको यहाँ पर पद्म अवार्ड दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं इंडिया टाइज विद मालदीव्स ऑफ ग्रेट वैल्यू। ये बात बोली है यहाँ पर जयशंकर जी ने। देखिए यहाँ पर इंडिया की जो रिलेशन है मालदीव्स के साथ, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पिलर क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों कंट्री शेयर करती हैं, एक रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी यहाँ पर देखने मिलती है। और ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। ये रिमार्क यहाँ पर आया है एक इंट्रैक्शन में, एक विजिट में, जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो मालदीव्स के हैं मूसा जमीर, जब ये यहाँ पर साउथ ब्लॉक की यहाँ पर इन्होंने यात्रा करी, और इसी के साथ इंडिया का जो टेक्निकल पर्सनल है उसके साथ अगर हम बात करें तो इसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। तो साथ ही यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है कि इंडिया आज की डेट में अगर आप बात करें तो एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में यहाँ पर दोनों कंट्रीज हैं। सभी लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से वॉर देख रहे हैं, कोविड की सिचुएशन हो, नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन हो, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज अगर बात करें, या फिर नेबरिंग कंट्रीज में होने वाले विवाद की बात करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें
देखने के लिए मिल जाता है। और ऐसे में इंडिया और मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी शेयर करते हैं और इनकी कल्चरल लिंक भी हमें देखने के लिए मिलती है। साउथ ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो मालदीव्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक इमेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक गेटवे की तरह काम करता है टू द अरेबियन सी और उसके पार जाने के लिए। ये इंडिया को अलाउ करता है कि वो मैरीटाइम ट्रैफिक को इस क्षेत्र में देखे, रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए। वहीं अगर हम इनके कल्चरल लिंक्स की बात करें इंडिया और मालदीव्स की, तो एक डीप कल्चरल टाई हमें देखने के लिए मिल जाता है। अंटिल फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी बुद्धिज्म यहाँ का प्रिंसिपल रीजन हुआ करता था मालदीव्स का। एक इंस्क्रिप्शन हमें देखने मिलता है बज्रयान बुद्धिज्म का, जो कि एग्जिस्ट करता है मालदीव्स में एंशियंट समय पीरियड से। रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरस स्टेट हमें देखने के लिए मिल जाता है। दोनों कंट्रीज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज को यहाँ पर प्रमोट करती है, जिसकी वजह से पीस सिक्योरिटी इंडियन ओशन के क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर एसेंशियल सप्लाईज की बात करें तो इंडिया एक क्रूशियल सप्लायर है डे टू डे एसेंशियल एक्टिविटी कमोडिटीज़ का, जैसे राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मेडिसिन की बात करें। साथ ही इंडिया यहाँ पर बिल्ड कर रहा है मालदीवियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बहुत सारा मटेरियल, सीमेंट, रॉक, बोल्डर्स जैसी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। अलॉन्ग विद दैट इंडिया प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइडर है मालदीवियन स्टूडेंट का, जो कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं भारत में, उनको स्कॉलरशिप वगैरह के आधार पर बुलाया जाता है। यहीं तक नहीं, आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में मालदीव्स को साथ देता है। इंडिया कहीं ना कहीं एक सोर्स बनता है जब भी क्राइसिस होते हैं, चाहे सुनामी हो, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज हो या फिर कोविड-19 पैंडेमिक हो। इंडिया ऑलवेज कम्स आउट एज ई रिलायबल पार्टनर। इंडिया के इसी हिस्टोरिकल टाइज की अगर हम बात करें तो इंडिया और मालदीव्स ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, एक ओवेरियन, दोस्ती और एका था, ताकि दोनों की मिलिट्रीज को यहाँ पर एनहेंस किया जा सके। नेवल जो हमारी आर्मीज हैं उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जा सके। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल और बात करते हैं फ्लड की। फ्लड मतलब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कोविड-19 के एक नए वेरिएंट की। कोविड-19 का साइकिल देखिए यहाँ पर थमा नहीं है, अगेन नया वेरिएंट यहाँ पर सर्कुलेशन में है, जैसे KP2, KP1 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनको डब किया गया है एज ए फ्लड, FLIRT वेरिएंट के रूप में, और ये कहीं ना कहीं डिसेंडेंट्स है ऑफ दी ओमनिक्रॉन J1, जिसका नाम आपने JN1 का नाम यहाँ पर सुना होगा, जो कि ग्लोबली यहाँ पर पिछले साल सर्दियों के समय स्प्रेड हुआ था। कहीं ना कहीं एक ये जो वेरिएंट है ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि इसके जो केसेस हैं वो ऑलरेडी UK, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। वैक्सीनेशन के अलावा भी अगर हम बात करें तो वेरिएंट चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जितनी बार म्यूटेशन होता है उतनी बार कोई नई चीज़ यहाँ पर इमर्ज हो जाती है। फ्लड ग्रुप की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 स्पेसिफिक म्यूटेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि माने जा रहे हैं कि ये एनहांस हुए हैं। वायरस की जो एबिलिटी है ह्यूमन सेल्स को इम्पैक्ट करने की, ये यहाँ पर बड़ी है। प्रीलिमिनरी स्टडीज़ के तहत यहाँ पर ये पता चला है कि KP.2 जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है दोनों में से, जो कि कहीं ना कहीं एक इन्हांस्ड कैपेबिलिटी है इसकी कि ये इवेड कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स जो कि यहाँ पर जनरेट किए गए हैं वैक्सीन या फिर प्रीवियस इन्फेक्शन के द्वारा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या फ्लड वेरिएंट रिस्कियर है JN.1 से। तो पहली चीज़ समझिए, यहाँ पर मैं आपको एक कंपैरेटिव चार्ट भी यहाँ पर साथ में दिखाना चाहती हूँ, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, रिसर्चर्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि KP.2 जो है ये एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी रख रहा है कि ये हमारा जो इम्यूनिटी यहाँ पर बनी है वैक्सीनेशंस के द्वारा उसको यहाँ पर ये एस्केप कर जाएगा, विच मीन्स येस इट इज़ रिस्कियर। दूसरा, हम रिप्रोडक्शन नंबर की बात करें तो KP.2 ये यहाँ पर हायर हो जाता है JN.1 से, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियलिटी है, इसकी जो एबिलिटी है अपने आप को म्यूटेट करके स्प्रेड करने की, वो JN.1 से ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है हमारे पास अभी कि फ्लड वेरिएंट की कितनी सीवियर इलनेस हो सकती है, इसका क्या कंडीशन हमें इम्यून डिफेंस सिस्टम पर देखने के लिए मिल सकता है, क्या एक्सटेंशन हो सकता है, किस तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हमें देखने मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी जब इसके केसेस यहाँ पर थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने चालू होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी सेफ एंड सिक्योर ऑल्सो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं कि क्या बर्ड फ्लू टर्न द नेक्स्ट पैंडेमिक।
बात की जा रही है H5N1 फ्लू के बारे में। देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि विजिलेंट होने की ज़रूरत है, इमरजेंसी की कंडीशन आ सकती है। हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो ये लगातार स्प्रेड हो रहा है कैटल्स में और इसे डिटेक्ट किया गया है इन 8 यूएस स्टेट। वहीं पर सेंटर ने, यहाँ पर WHO ने लोगों को बोला भी है कि ये देखिए बहुत ही चिंता का विषय है, इससे आप बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं ले सकते हैं। जो करंट बर्ड फ्लू का आउटब्रेक है जो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था 2020 में, इसने अफेक्ट किया है ना केवल डक्स को बल्कि चिकन्स को, साथ ही काउज और गोट्स को भी, विच इज़ वाई द फ्लू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज दी ग्लोबल जूनोटिक एनिमल पैंडेमिक। समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। WHO ने वार्निंग दी है यहाँ पर कि रिस्क जो है इस वायरस के ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं और इसकी एबिलिटी है कि बहुत आसानी से यहाँ पर जूनोटिक है तो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होगा और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र के चांसेस भी इसके बढ़ जाते हैं। अगर हम पिछले 15 महीनों की बात करें तो WHO ने डॉक्यूमेंट किया है कि 889 ह्यूमन केसेस अक्रॉस 23 कंट्रीज हमें देखने के लिए मिल गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसमें से 463 डेथ हमें देखने मिली है, विच मीन्स आप समझिए कि मोर्टालिटी रेट 52% यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, राइट। सो नाउ क्वेश्चंस कम कि भाई H5N1 वायरस आखिर है क्या। सो H5N1 की बात करें तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अ वायरस आउटब्रेक ऑन द गूस फार्म इन चाइना। 1996 की हम बात कर रहे हैं और इसी के साथ ये इवॉल्व हुआ और हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन हमें देखने मिला। ये वायरस बहुत आसानी से उन सारी कंट्रीज में फैला जहां पर कैटल रियरिंग ज़्यादा यहाँ पर की जाती है, जैसे यूरोप से अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका की बात करें और मेन लाइन अंटार्कटिका तक भी ये पहुंच चुका है। H5N1 की बात करें तो ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि यहाँ पर कॉज कर सकता है बहुत ही सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीजेज इन बर्ड्स, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की बात करें तो इसे क्लासिफाई किया जाता है बाय द सब टाइप, जो कि बेस है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सरफेस प्रोटीन, विच इज H5N1 बीइंग द वन ऑफ द सब टाइप। नाउ क्वेश्चंस कम कि ये किस तरीके से फैल रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जूनोटिक डिसीज़ है, विच मीन्स यहाँ पर ये एनिमल्स से ह्यूमंस में और ह्यूमन टू ह्यूमन इसके स्प्रेड के चांसेस हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी जो आइडेंटिफाई किया गया है कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका इस तरीके से स्प्रेड देखने मिल रहा है, तो साइंटिस्ट का बोलना है कि देखिए क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज इसकी वजह से जो बर्ड का बिहेवियर है वो अल्टर हो गया है, ट्रांसमिशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है वायरसेस का, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ स्प्रेड हमें बर्ड फ्लू का देखने मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अलॉन्ग विद दैट, जैसे जैसे हमारा सी का टेम्परेचर यहाँ पर गर्म होता जा रहा है, इसकी वजह से मराइन मैमल्स जो है पॉपुलेशन वो यहाँ पर कम होती जा रही हो, एंड नाउ दे आर अगेन ससेप्टेबल टू डिसीजेज आउटब्रेक, और इसकी वजह से जो प्रे करते हैं इनके ऊपर दूसरे एनिमल्स वो इनको खाते हैं एंड दे कैन डेवलप सच काइंड ऑफ फ्लू इन देम। चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। बात की जा रही है रिजर्वेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। ठीक है, पॉलिटिकल स्लग फेस्ट की बात करें तो ये लगातार हमें देखने मिल रहा है जहाँ पर रिजर्वेशन को इशू बनाया जा रहा है, अलग अलग पार्टीज इसको लेकर यहाँ पर लड़ाई कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, और बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है कि हम सिक्योर सोशल जस्टिस यहाँ पर प्रोवाइड करें, वहीं गारंटी दें कि इक्वालिटी यहाँ पर देखने मिले एज अ फंडामेंटल राइट। बात की जा रही है आर्टिकल 15 और 16 की, जो कि गारंटी देते हैं इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स इन एनी एक्शन बाय द स्टेट इंक्लूडिंग एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इस सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए ये यहाँ पर अलाउ कर देता है स्टेट को कि भाई अगर आपको कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना है SC ST OBC या फिर किसी मार्जिनल कम्युनिटी के लिए, तो आप उसे क्लासिफाई कर सकते हो कि वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट है। बहुत सारे स्टेट की बात करें तो इन्होंने अलग अलग कास्ट जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जैसी कैटेगरीज भी यहाँ पर बनाई हैं, और ये जो परसेंटेज है ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए
ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अफर्मेटिव एक्शंस किस तरीके से हैं। अगर हम कुछ इन कंडीशंस की बात करें तो 1950-51 के आसपास अगर आप देखेंगे तो कमेंसमेंट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट जहां पे एनेबल कर दिया गया प्रोविजन इन आर्टिकल 15 एंड 16 ताकि स्पेशल पावर दी जा सके इनको स्टैब्लिश करने के लिए। 1982 में अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिजर्वेशन किया गया एससी और एसटी के लिए जो कि फिक्स कर दिया गया 15% फॉर एससी और एसटीज के लिए 7.5% इन दी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन and in any PSU। फिर आता है 1990 का दौर जहां पे 27% रिजर्वेशन दे दिया गया ओबीसीज को इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और इसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई जो रिकमेंडेशन था मंडल कमीशन का उसको यहाँ पर लागू कर दिया गया। फिर बात करें 2005 की तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर लाया गया और इंसर्ट किया गया 15 क्लॉज 5 को, जिसने अलाउ कर दिया कि रिजर्वेशन जो है ओबीसी एससी और एसटी के लिए इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तक भी लेकर जाया जाए। और बात करें 2019 की जहाँ पर 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और जिसने इंसर्ट किया 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जिसने अलाउ कर दिया कि अप टू 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी दिया जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में से, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं इक्वालिटी की और इक्विटी की तो इक्वालिटी कैन नॉट वर्क फॉर एवरीवन, दैट मीन्स हमें यहाँ पर लिबरेशन और इक्विटी के साथ ही काम करना होगा। सो करेंट डिबेट यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने मिल रही है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने फ्रेम किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इन्होंने अगेन रिजर्वेशन को सोली बेस्ड ऑन रिलीजन यहाँ पर that was against the reservation solely based on the religion। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि भाई वो प्रोहिबिट करेगा कोटा, प्रोहिबिशन ऑफ कोटा इन कर्नाटका फॉर्म्स द बेसिस फॉर द बीजेपी कैंपेन एट द प्रेजेंट। हालांकि इसके बाद हमें लगातार इश्यूज ही देखने के लिए मिल रहे हैं, बट अगेन वी हैव टू सी कि किस तरीके से यहाँ पर क्या आउटकम निकल कर आता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं WTO इंडिया फॉर स्पॉटलाइट ऑन द रियल लाइफ इशू। इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रियल लाइफ ट्रेड इश्यूज एट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि भाई उनको फाइनेंसिस की इशू होता है, टेक्नोलॉजी का इशू होता है, डिजिटल डिवाइड का इशूज़ यहाँ पर कंट्रीज़ देखती हैं। ऐसे में एनहांस करना होगा एक इफेक्टिव एड फॉर ट्रेड, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर लानी होगी, कहीं ना कहीं डिजिटल डेवलपमेंट करना होगा सो दैट सारी कंट्री यहाँ पर काम कर सके। एक पेपर यहाँ पर पब्लिश किया है 30 ईयर्स और WTO हाउ हैज़ डेवलप्ड डायमेंशन प्रोग्रेस्ड, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें मैराकश एग्रीमेंट के बारे में देखने के लिए मिलती हैं। याद करिए मैराकश एग्रीमेंट जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में और जो इफेक्ट में आया था जनवरी 1 1995 को, एक सिग्निफिकेंट इवॉल्विंग बात करता है जहाँ पर ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर की बात की गई थी और इसी को यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं, मतलब हम बोल रहे हैं 30 साल हो चुके हैं WTO के जन्म को हुए। मैराकश एग्रीमेंट जो कि इस्टेब्लिश करता है WTO को, इसको साइन किया गया था 123 कंट्री के द्वारा और इसी के बाद 1 जनवरी 1955 से अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1995 तब से WTO काम कर रहा है। अगर हम इसकी फाउंडिंग ट्रीटी की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्रिएट किया गया था उरुग्वे राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट के द्वारा, जिसे हम गेट बोलते हैं, उसके बाद ही WTO आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फंडामेंटली बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को काम करने के लिए एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए काम करता है। फेयर कॉम्पिटिशन हो या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और ट्रेड को बढ़ाना हो, एक इम्पार्शियल स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो और वर्ल्ड ट्रेड को यहाँ पर मेंटेन करना हो, इसके लिए ही स्टार्टिंग की गई थी WTO की। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। एन AI इन्फ्यूज्ड वर्ल्ड नीड्स मैचिंग साइबर सिक्योरिटी। देखिए ये आर्टिकल कहीं ना कहीं बात कर रहा है ग्रोइंग कंसर्न जो कि हमें दुनिया भर में देखने मिल रहा है, विच इज़ दी मिस यूज़ ऑफ जनरेटिव AI, जो कि हाईलाइट किया जा रहा है बाय द इंसिडेंट लाइक हैकर्स इम्पर्सनेटिंग किडनैपर्स। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कर रहा है कि एक मल्टीफेसेड इम्पैक्ट हमें जनरेटिव AI का देखने के लिए मिल रहा है साइबर सिक्योरिटी पे, प्रोडक्टिविटी पे, प्राइवेसी पे, और कहीं ना कहीं ऐसे में आवश्यकता हो जाती है कि हम
इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन के लिए काम करें। पिछले साल ही अगर आपको याद होगा तो एक अलार्मिंग इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक मदर है, उनको एक डिस्ट्रेस कॉल मिला था कि भाई कॉल यहाँ पर मिला था कि भाई किडनैपर्स के द्वारा कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, और इसकी वजह से बाद में पता चला कि भाई डीप फेक वॉइस के थ्रू इसको यहाँ पर बनाया गया था, विच वॉज अ रॉन्ग, और इसकी वजह से ही यहाँ पर पूरे के पूरे यूएस में एक हड़कंप मच गया कि ये एआई जो है ये कितना डेंजरस हो सकता है। और इसी के साथ एक नया कैप्टिव अगर हम बात कर रहे हैं जो नेशन है, यहाँ पर किडनैपर्स यूज़ कर रहे हैं एग्जॉर्ट करने के लिए, और इसी तरीके के दूसरे केसेस भी हमें देखने मिले जहाँ पर वीडियोस को वायरल कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, विच इज़ अ क्वेश्चन, विच इज़ अ टेंशन। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो जो रिवॉल्यूशन है जनरेटिव एआई का, ये अनडाउटेडली रिवॉल्यूशनराइज रहा है। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पर इसने रिशेप कर दिया है पूरे लैंडस्केप को। ठीक है, साइबर थ्रेट्स की बात करें या सिक्योरिटी प्रोडक्शन की बात करें तो जनरेटिव एआई इंडस्ट्रीज को माना जा रहा है कि ये लगातार बूस्ट कर रही है और ये $7 से 10 ट्रिलियन का जीडीपी यहाँ पर क्रिएट कर लेगी। हालांकि जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस की बात करें जैसे चैट जीपीटी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, इन्होंने साइकिल ऑफ एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अब देयर आर सो मैनी कंडीशंस जहाँ पर जनरेटिव एआई के कंसर्न्स भी हमें देखने मिल सकते हैं और रिस्क भी देखने मिल सकते हैं। उसके लिए आपको ये चार्ट यहाँ पर देखना होगा। पहली चीज़ कि भाई कॉपीराइट प्रोटेक्शन को किस तरीके से देखा जाएगा, मास मैनिपुलेशन अगर हो रहा है सो हाउ वी गोना डील विद इट, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है या हेलुसिनेशन हो रहा है या डीप फेक्स हो रहे हैं, डीप वॉइस की बात कर रहे हैं, इमेजेस की बात कर लें तो उसका सॉल्यूशन क्या है। मिड टर्म्स प्रॉब्लम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिसीजन मेकिंग स्किल लोगों की यहाँ पर कम हो जाएगी, वॉरफेयर ऑटोमेशन हो सकता है, हार्मफुल एक्टिविटीज देखने मिलेंगी, और अगर जनरेटिव एआई ही सबकी जगह ले लेगी तो व्हाई वुड पीपल विल हायर ह्यूमंस। नेक्स्ट इज ह्यूमन रोल यहाँ पर कम हो रहा, ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट कर जाएगी, और कहीं ना कहीं एक एजीआई सुपर इंटेलिजेंसी विच मीन्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी यहाँ पर लगातार बढ़ जाएगी, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो एक रिसेंट रिपोर्ट में देयर हैव बीन स्टैगरिंग 1256%, समझिए प्रतिशत की बात कर रही हूँ कि 1226% का एक सर्ज हमें रिसेंटली देखने के लिए मिला है इन एक्टिविटीज़ में। फिशिंग इंसिडेंट बढ़ गए, ईमेल्स को हैक करने के इंसिडेंट बढ़ गए हैं, 967% इंक्रीज देखने मिला है हमें क्रेडेंशियल फिशिंग में। लास्ट 2000 अगर हम 22 से यहाँ पर बात करें फिशिंग एक्टिविटीज़ की अगर आप देखेंगे तो ये 37% बढ़ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्राइवेसी कंसर्न 39% यहाँ पर चैलेंजिंग हो चुके हैं, और रिसेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो लगातार साइबर सिक्योरिटी अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और अगर हम डीप इंस्टिंक्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 75% जो प्रोफेशनल हैं ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर्ज इन साइबर अटैक्स ओवर द पास्ट ईयर, जहाँ पर 85% लोग यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट कर देते हैं और एआई के अटैक का सामना भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कॉग्निटिव बिहेवियर मैनिपुलेशन किया जा रहा है जो कि डेंजरस है, क्योंकि इसमें वॉइस एक्टिवेटेड टॉयज, गैजेट प्रमोटिंग अनसेफ बिहेवियर फॉर द चिल्ड्रन, या फिर कहीं ना कहीं सीरियस थ्रेट हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी में देखने के लिए मिल सकते हैं। सो क्वेश्चंस कम कि हम किस तरीके से डिजिटल अवेयरनेस या बाकी सारी चीज़ों पे यहाँ पर काम करने वाले हैं। पहली चीज़ है कि लेजिस्लेटिव लेवल पर काम करना होगा, एक ऐसा सेफ सिक्योर यहाँ पर क्रिएट करना होगा जहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए काम किया जाएगा, और उसी के अंदर बात की जा रही है बेलिश लीड डिक्लेरेशन की। देखिए एआई रिलेटेड साइबर क्राइम्स जो लूप होल्स हैं, जो लैक है कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का, इसको समझने के लिए बात की जा रही है। वर्ल्ड लीडर्स दे हैव आल्सो लॉन्च कोलैबोरेटिव एफर्ट ताकि कॉम्प्रिहेंड किया जा सके, पोटेंशियलिटी को समझा जा सके, इस कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस को जो कि एआई यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, और इसी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है बेलिश लीड डिक्लेरेशन एट द एआई सेफ्टी समिट। सिग्नेटरी कंट्रीज जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम,
किंगडम, यूएसए की बात करें तो दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, और कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिगरस पॉलिसीज़ के लिए काम किया जा रहा है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके एआई जनरेटेड कंटेंट किस तरीके से है, क्या साइबर थ्रेट्स यहाँ पर हो सकते हैं और इससे बचने के क्या काम करने होंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं डिजिटल नॉलेज की बात की जा रही है कि लोगों को डिजिटल नॉलेज यहाँ पर देना होगा, ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पर देने होंगे, एक डिजिटल फ्लुएंसी हमें लेकर आनी होगी और काम जो करना होगा वो ग्रास रूट लेवल से ही करना होगा, तभी जाकर एआई की इश्यूज को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करें मैपिंग की तो मैपिंग के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन में देखने के लिए मिल जाएंगी। फॉर दैट यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन सीरीज हियर। चलिए बात करते हैं मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। तो बात की जा रही है विद इंक्रीजिंग मिसयूज ऑफ जनरेटिव एआई एज विटनेस रिसेंटली, क्या ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो कंज्यूमर है दे कैन नेविगेट डिजिटल स्पेस सेफली, और इसकी क्रूशैलिटी क्या है, इसको एनालाइज करना है 250 वर्ड्स में। 15 मार्क्स का लगभग ये नंबर है। व्हाट यू कैन डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapanday@rausacademy.in पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.